औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 क्लास 9 बायोलॉजी का जो हम स्टार्ट कर चुके थे प्लांट फिजियोलॉजी, आज हम उसका टॉपिक होम्योस्टेसिस इन प्लांट स्टडी करेंगे। होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन हम एक यूनिट नंबर 6 में कर चुके हैं। होम्योस्टेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखता है। मतलब कि इंटरनल टेम्परेचर नहीं, बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस का प्रोसेस क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस में हमारे पास टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात भी आ जाती है। टेम्परेचर के बाद हमारे पास वाटर बैलेंस आ जाता है। इसके बाद हमारे पास सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करना का प्रोसेस भी किस में आ जाता है? होम्योस्टेसिस में आ जाता है। अब ये हम सारा जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है विद स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट डिस्कस करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, homeostasis in plants refers to the adjustment or adaptation in varying degrees of environmental temperatures or availability of water and salts in the soil। ठीक है, कि इसमें homeostasis in plants की अगर हम बात करें तो homeostasis in plants का क्या मतलब है कि प्लांट्स खुद को किस तरह से एडजस्ट करते हैं या अडेप्ट करते हैं। ठीक है, कि खुद को वो किस तरह से एडजस्ट करेंगे और या फिर उस कंडीशन के मुताबिक खुद को किस तरह से अडेप्ट करेंगे। अब वो एडजस्टमेंट या अडेप्टेशन अब किस में हो रही है? एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंजेस में। ठीक है, कि जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वो टेम्परेचर दिन ब दिन चेंज हो रहा है, तो अपनी बॉडी में कौन सी ऐसी चेंजिंग्स लाएंगे कि वो उस टेम्परेचर में खुद को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो प्लांट्स ने खुद को किस तरह से उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है। सॉल्ट्स की अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो वो किस तरह से उसमें खुद को एडजस्ट करेंगे। इट ऑल रेफर्स टू होम्योस्टेसिस। ठीक है, एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब वो चेंजिंग एनवायरनमेंट टेम्परेचर चेंजेस भी हो सकते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन चेंजेस भी हो सकते हैं और सॉल्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, ये सारा का सारा जो अडेप्टेशन या एडजस्टमेंट का प्रोसेस है किसमें आता है? होम्योस्टेसिस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो होम्योस्टेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए, तो होम्योस्टेसिस एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। होम्योस्टेसिस प्लांट के सर्वाइवल के लिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसकी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए होम्योस्टेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट जिससे कि कोई चेंजेस नहीं ला रहे कि वो जो टेम्परेचर चेंजिंग है उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, तो जाहिर बात है फिर वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो खुद को उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो उस चेंजिंग टेम्परेचर को इस तरह से रिस्पॉन्ड करें कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज ना होने दें। जो इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको वो चेंज ना होने दें, उसके लिए वो अपनी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी कैरी ऑन कराते हैं जिससे वो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रख सकें। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर होम्योस्टेसिस प्लांट्स को हेल्प करती है टू रिस्पॉन्ड टेम्परेचर चेंजेस, अलाइन टू देम टू सर्वाइव इन वेरियस क्लाइमेट्स। ठीक है, कि होम्योस्टेसिस का प्रोसेस प्लांट को इस काबिल बनाता है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग्स आ रही हैं उनमें खुद को सर्वाइव करने के काबिल बना सके। दिन ब दिन अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो इस सिचुएशन में हमें सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपनी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी फ्लक्चुएशंस या कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सेज ज़रूर जनरेट किए हैं जो इस चेंजिंग क्लाइमेट को रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, तो ये जो भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ये प्लांट्स को हेल्प करता है कि वो टेम्परेचर चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकें। इट एंश्योर्स प्लांट मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन लेवल्स। इससे प्लांट का जो हाइड्रेशन लेवल है, उनकी जो बॉडी में जितना वाटर का लेवल है उसको वो मेंटेन रखता है होम्योस्टेसिस के थ्रू। अलाउज प्लांट टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्ट्रेसर्स, और प्लांट को इस काबिल बनाता है कि वो बहुत सारे स्ट्रेसर्स, अब उन स्ट्रेसर्स में क्या आ जाते हैं? ड्राउट आ जाती है, सैलिनिटी आ जाती है, पैथोजेंस आ जाते हैं, हर्बीवोर्स आ जाते हैं। वो किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अब स्ट्रेसर्स
ड्राउट कहत आ गया, कहत आ गया तो हम पानी की वहाँ शॉर्टेज हो गई है, तो पानी की शॉर्टेज होगी तो अब उन्होंने उस कहत वाले इलाके में किस तरह से सर्वाइव करना है, ये उन्हें इसका ये किसके थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं, होम्योस्टेसिस के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं। सैलिनिटी निम्कियात बहुत बढ़ गई है तो वो किस तरह से इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे। पैथोजेंस बहुत सारे डिजीजेस पैथोजेंस डिजीज काजिंग और वहाँ पे इंसेक्ट्स आने लगे हैं तो वो किस तरह से अपने अंदर किस तरह से अपने अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जो उन पैथोजेंस के लिए हार्मफुल होंगे। हर्बीवोर्स बाज़ औक़ात प्लांट्स जो हैं वो खुद को सेव करने के लिए हर्बीवोर्स मीन्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनसे खुद को सेव करने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स या स्मेल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं जिससे हर्बीवोर्स उनसे अवेयर रहते हैं। तो ये उनका एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है जिसके जरिए वो खुद को एक तो सेव करते हैं और इन स्ट्रेसर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। It enables plants to adapt to changing environmental conditions and maintain internal stability। ठीक है, होम्योस्टेसिस प्लांट्स को इस काबिल बनाता है कि वो चेंजिंग environmental conditions में खुद को एडजस्ट कर पाए और अपनी इंटरनल जो उसका environment है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, तो these were the importance of homeostasis। अब हम homeostasis plants में किस तरह से होती है, एक प्रोसेस है excretion in plants। Excretion in plants is a type of homeostasis प्रोसेस। ठीक है, होम्योस्टैटिक एक प्रोसेस है जो प्लांट्स में होता है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपने बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में एक वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट दे स्टोर फॉर डिफरेंट रीजंस एंड रिमूव व्हेन नीडेड। ठीक है, प्लांट्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं और एट द टाइम ऑफ नीड उनको रिमूव भी करते हैं। ठीक है, तो जो ये रिमूविंग का प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब प्लांट्स में वेज ऑफ एक्सक्रीशन, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन कौन कौन से हैं, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सक्रीशन मीन्स कि एक्सेस बॉडी में जो भी चीज़ एक्सेस हो जाए उसको हम बॉडी से रिमूव कैसे करें। तो प्लांट बॉडी में अगर हम देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेस में एक टाइम पे प्रोड्यूस होती है और एक टाइम में ऑक्सीजन भी एक्सेस में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये इनकी बॉडी से अगर हम देखें प्लांट की बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी से किस तरह से एक्सक्रीट आउट होती हैं, गैस एक्सचेंज के दौरान, मीन्स के रेस्पिरेशन के दौरान एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होते हैं और ये किस प्रोसेस के जरिए होते हैं, बाय डिफ्यूजन। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीजन किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये आप डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पिरेशन का, विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम प्लांट बॉडी ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, रात के वक्त जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्लांट बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो जाती है वो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसको उसने अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना होता है। तो रात के वक्त जिसका वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो गैस एक्सचेंज के जरिए एनवायरनमेंट के साथ एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट करता है। ऑक्सीजन वेस्ट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ऑक्सीजन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का। दिन के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन से ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तो वो एक्सेस ऑक्सीजन को हवा में एनवायरनमेंट में एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम प्लांट बॉडी ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, डे टाइम में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीजन और नाइट टाइम में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। वाटर किस तरह से प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। वाटर को अगर हम देखें तो वाटर जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान भी और रेस्पिरेशन के दौरान भी। ठीक है, मीन्स का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है तब भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तब भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और साथ साथ में ये सॉइल के जरिए एब्जॉर्ब भी हो रहा है। ठीक है, तो जो एक्सेस वाटर है उसमें प्लांट की बॉडी से रिमूव होना है और कैसे रिमूव होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर जो है वो लीव्स के स्टोमेटा से निकलता है और हवा में एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है वाटर की एक्सक्रीशन का। अब एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स है, लीव्स से किस तरह से एक्सक्रीशन होती हैं। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स दैट कैन स्टोर यूजफुल स्टफ और वेस्ट। ठीक है, प्लांट सेल्स में
बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो अपने अंदर यूजफुल स्टफ को भी स्टोर करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं। अब ये स्टोर सब्सटेंसेस जो हैं, these stored substances can build up and form crystals in vacuoles। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्लांट सेल्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो अपने अंदर यूजफुल स्टफ को या वेस्ट प्रोडक्ट को दोनों को स्टोर कर सकते हैं। अब ये सब्सटेंसेस क्या कर सकते हैं, वैक्यूल्स के अंदर जमा होकर ह्यूज क्रिस्टल्स बना लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स बना देते हैं और वो क्रिस्टल्स जो हैं वो लीव्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो क्रिस्टल्स जो हैं वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, लीव्स आर की प्लेयर्स इन दिस प्रोसेस। और इन वैक्यूल्स में क्रिस्टल्स बनने का जो प्रोसेस है ये मेन किस में होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, when leaves are loaded with large amount of pigmented compounds, जब लीफ के जो सेल्स हैं उनके वैक्यूल्स में इस तरह के क्रिस्टल्स जो हैं वो लोड आउट हो जाते हैं। और ये किन के क्रिस्टल्स होते हैं, पिगमेंटेड कंपाउंड्स के। मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट की बॉडी में पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं और ये पिगमेंटेड कंपाउंड जब वैक्यूल में एक्यूमुलेट होते हैं तो वहाँ पे ये लार्ज ह्यूज क्रिस्टल्स बना देते हैं और लीव्स क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कह रही है कि दिस येलोइंग ऑफ लीव इज नॉट ड्यू टू द लेक ऑफ क्लोरोफिल। कि मैग्नीशियम के लेक के केस में हमने बोला था कि मैग्नीशियम प्लांट को नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स कि उसके लीव्स में क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं हो रहा और लीव्स जो हैं वो क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से उनका कलर येलो हो गया, जिस प्रोसेस को हमने क्लोरोसिस बोला है। लेकिन एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जो लीव का येलो कलर है वो क्लोरोसिस की वजह से नहीं होता। ठीक है, बल्कि ये किसकी वजह से होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की स्टोरेज की वजह से होता है सच। और इस तरह के लीव जो हैं वो जनरली कब फॉल करते हैं, ऑटम सीजन में। सो लीव्स कैन एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। इस वजह से लीव्स किसके तौर पर एक्ट कर सकते हैं, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर अच्छा वो लीव जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन के तौर पर एक्ट करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन आपने देखा होगा कि अक्सर खिज़ां के मौसम में जो गार्डनर्स हैं वो येलो लीव्स जो दरख्तों से गिरने वाले पत्ते हैं उनको जमा करते हैं और क्यारियों में डाल देते हैं। अब ये जो लीव्स हैं ये बहुत सारे मिनरल का सोर्स हैं, इस वजह से गार्डनर्स जो हैं वो खुशी खुशी इन ऑटम में गिरे हुए लीव्स को मिनरल रिच सोर्स के तौर पर, खाद के तौर पर प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो वो लीव्स जब ऑटम में फॉल करते हैं तो वो क्लोरोसिस का प्रोसेस नहीं होता बल्कि वो एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है जिसमें वैक्यूल्स में बहुत सारे पिगमेंटेड कंपाउंड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उनका जो कलर है वो येलो हो जाता है। और ऑटम में जब फॉल करते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे होते हैं प्लांट बॉडी से, इस वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटोफोर्स, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, नई टर्म है एक्सक्रीटोफोर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम्स एंड ब्रांचेस। बाज़ औक़ात एक्सक्रीशन स्टेम्स और ब्रांचेस के थ्रू भी होती है। सम ट्रीज डिपॉजिट अनयूजुअल केमिकल्स in their branches and trunks, especially in old xylem that are no longer used for water transport। वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ दरख्त ऐसे हैं जो अपने अंदर ऐसे केमिकल्स को स्टोर कर लेते हैं अपने ब्रांचेस और ट्रंक्स में, और स्पेशली इन ब्रांचेस और ट्रंक्स में जो ओल्ड जाइलम होते हैं जो फर्दर वाटर की ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस नहीं कर पाते, उनमें ये वाले केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एबोनाइट ट्रीज हैं, प्रोड्यूस वेरी डार्क वुड इन देयर सेंटर्स। इनकी अगर हम वुड देखें एबोनाइट ट्रीज की तो इनकी वुड जो है वो सेंटर से बहुत ज़्यादा डार्क होती है। और बोटेनिस्ट ने क्या कहा है कि इसका जो डार्क कलर है वो किसकी वजह से है, डिपॉजिट्स एज वेस्ट मटेरियल्स। ये किसकी वजह से है कि इसके जो जाइलम है उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से इसका कलर डार्क हो जाता है। ठीक है, दीज वेस्ट आर नॉट रिमूव्ड बट आर डम्प्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो कहते हैं कि ये वाले जो वेस्ट हैं जो स्टेम में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते। जैसे लीव्स के केस में हमने कहा था कि लीव्स में लार्ज वैक्यूल में बहुत सारे क्रिस्टल पिगमेंटेड कंपाउंड्स ने क्रिस्टल बना लिया, वो लीव्स फॉल ऑफ कर गए हैं ऑटम के सीजन में। लेकिन जो ब्रांचेस या स्टेम में स्टोर होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट द प्लांट लाइफ प्लांट की बॉडी के अंदर रहता है, वो एलिमिनेट नहीं होता। इसकी एग्जांपल बिल्कुल उन्होंने ऐसे दी है कि जैसे हम
ट्रैश उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन वो डस्टबिन हमारे घर ही में मौजूद रहती है। बिल्कुल इसी तरह से जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मटेरियल्स हैं वो जाकर वुड या ब्रांचेस में स्टोर हो जाते हैं और थ्रू आउट द लाइफ प्लांट बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां से वो एलिमिनेट नहीं हो सकते। ठीक है, इसको ये है एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम्स एंड ट्री ब्रांचेस, और इसमें आप लोगों ने एबोनाइट ट्रीज की एग्जांपल याद रखनी है। फिर है एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स। सम प्लांट्स एक्टिवली रिलीज वेस्ट कंपाउंड्स इनटू द सॉइल। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना वेस्ट मटेरियल सॉइल में एलिमिनेट सॉइल में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और ये वाले जो प्लांट्स हैं ये इस वेस्ट प्रोडक्ट को एज अ केमिकल वेपन यूज करते हैं अगेंस्ट अदर प्लांट्स कम्पीटिंग फॉर रिसोर्सेज। मतलब इसके मुकाबले में जो प्लांट्स होते हैं जो इनकी रिसोर्सेज जिन दोनों की रिसोर्सेज सेम होती हैं, मीन्स के सॉइल से सेम मिनरल पिकअप कर रहे होते हैं, ये उनके लिए केमिकल वेपन्स, मतलब ऐसे केमिकल्स हम छोड़ देते हैं सॉइल में जिसके थ्रू जो दूसरे प्लांट्स हैं वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनके मतलब अपने जो वो मिनरल की रिसोर्सेज यूज करें वो दूसरों को यूज नहीं करने देते। इस वजह से हम ये वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं किसके तौर पर यूज होते हैं, केमिकल वेपन्स के तौर पर यूज होते हैं। जैसे कि कॉनिफर ट्रीज हैं आर नोन फॉर दिस टैक्टिक। कॉनिफर ट्रीज इस एग्जाम्पल में फिट आते हैं कि वो अपनी जो एक्सक्रीशन है वो रूट्स के जरिए करते हैं, केमिकल सॉइल में एज अ वेपन यूज करते हैं कि दूसरे प्लांट्स वहाँ उनकी न्यूट्रिएंट्स को यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड आल्सो द होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर तो हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।